आई नो कि तुम इस समय पे ना मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सैचुरेटेड हो चुका है और इस समय पे मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट को खेलना चाहिए, घूमना चाहिए कहीं पे, तो बट तुम पढ़ रहे हो। देखो, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर। बट अगर तुम्हें ये सारी चीजें फील हो रही है तो किस तरह से तुम बैठ के इन सब का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। नॉट ओनली दिस थिंग, बट मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, खुद मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा सो दैट तुम्हारे लास्ट के 30 डेज में तुम आराम से इंप्रूवमेंट कर सको। आज की वीडियो में मैं तुम्हें टोटल 4 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज कि तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज, तुम्हें पीवाईक्यूज और जो तुम्हारे टेस्ट में जो 15 मिनट बढ़ाए गए उसे तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना है। तीसरी चीज, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। और फोर्थ थिंग कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी ऐसा पर्सन जो मुझे देख रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली चीज आती है कि तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, मैं इस समय पे ये बोलूंगा कि तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों जो सब्जेक्ट है ना, इसमें तुम्हारे पास प्रॉपर वे में प्रॉपर प्लानर और प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सो दैट तुम इंप्रूवमेंट कर सको। मैं तुम्हें कहूंगा कि फिजिक्स के लिए ओनली थिंग जो कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगी वो ये है कि तुम बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस समय पे भी अगर तुम लेक्चर देख रहे हो बेकार में, तो भाई ये कोई फायदा नहीं है। याद रखना, मैंने हमेशा बात बोली है कि जो नीट में ना सिलेक्शन जो होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है, टेस्ट से होता है, ना कि लेक्चर देखने से। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है या तुम्हारा कोई पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर है जो हाई वेटेज है और तुम्हारा वो वीक है, तो तुम उसके लेक्चर देख सकते हो। बट अगर तुम फिर से हर एक चैप्टर का लेक्चर देख रहे हो तो ये भाई कोई फायदा नहीं है। इस चीज का लिख के ले लो मेरे से, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इस समय पे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स हो गई या फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो तुम्हारी वीक एरिया आइडेंटिफाई हो रही है उसके ऊपर काम करो। मैं तुम्हें कहूंगा इस समय पे ना, तुम्हें पता है कि जो रीनीट होने वाला है उसमें तुम्हें 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले है। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने का ये मतलब नहीं है कि पेपर इजी आएगा या मॉडरेट आएगा। डेफिनेटली पेपर हार्ड आएगा, तो तुम्हें हार्ड पेपर के हिसाब से अपने आप को तैयार करना ही होगा। ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें बेस्ट एडवाइस दूंगा कि इस समय पे ना तुम क्या करो, प्रॉपर वे में जेई मेंस से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जेई मेंस की मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एनटे जो होते हो जेई का पेपर भी बनाते हो और 25 का पेपर जेई के हिसाब से ही आया था। तो देयर इज वेरी हाई रिकमेंडेशन कि भाई जो 26 का पेपर, जो 26 का रीनीट का पेपर है वो पेपर हार्ड आएगा। तो तुम जेई के मिनिमम 26, 25, 24 और 23 ये 4 साल के पेपर जरूर अटेम्प्ट करके जाना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नीट में अच्छे रैंक के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी है। अगली चीज आती है कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए हम क्या करें। देखो, मैं ये कहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री को ना एज इट इज ऐसे यूज करो कि जैसे तुम फिजिक्स का कर रहे हो। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी के बाहर मत जाओ। एनसीईआरटी के बाहर अगर तुम जा रहे हो तो तुम अपने लिए खुद एक बर्डन पाल रहे हो, तो वो चीज मत करो। अभी जितना भी टाइम बचा हुआ उसमें एनसीईआरटी को कम से कम 8 से 10 बार पढ़ लेना। तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा पूरा जो पेपर आया था 26 का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आया था, तो देयर इज हाई चांसेस कि इस बार भी एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आएगा, बट थोड़ा सा मुश्किल कर देंगे। और उस मुश्किल को अटेम्प्ट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए ट्राई करो कि तुम जेई मेन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ऑर्गेनिक में जितने भी नेमी रिएक्शन है, जितने भी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो एक बार करके चले जाना। खासकर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है दोनों के पीछे तुम देखोगे, इंटेक्स क्वेश्चन में देखोगे कि अच्छे खासे बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो एक बार अटेम्प्ट कर लेना। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट इंटेक्स क्वेश्चन ही वो डाल देते हैं पेपर के अंदर, तो ये अगर तुम वो चीज करके जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट थिंग आती है कि देखो, बायो के लिए हम क्या करें। देखो, बायो इज ऑल अबाउट रटिफिकेशन। तुम्हें बायो कितनी याद रहती है, पेपर के समय पे तुम्हें कितना याद रहता है, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो बायो में ना इस समय पे जितना भी तुम्हें टाइम मिल रहा है उस समय पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें कहूंगा इस समय से लेके अभी से लेके नीट के एग्जाम तक हर दिन तुम्हें मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और अगर तुम किसी दिन टेस्ट दे रहे हो तो मिनिमम 180 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगली चीज आती है कि हम टेस्ट कैसे दें। देखो, टेस्ट के लिए ना तुम्हें एक चीज याद रखना कि तुम्हें इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, तो मैं ये मानूंगा कि इस 15 मिनट को तुम एज अ बफर यूज करो। जो भी तुम्हारा टाइम है ना, मान लो तुम अगर बायो 40 मिनट्स में करते हो तो उसको 45 मिनट तक लेते हो। मैं ये क्यों करूँ, पेपर थोड़ा सा हार्ड आने वाला है, थोड़ा सा लेंथी भी आ सकता है, तुम्हें उसके बेसिस पे तुम्हें रेडी भी होना है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 मिनट बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करनी है। देखो, मैंने ना हर बार तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज शुरू किया हुआ है। लास्ट टाइम जब अप्रैल का मंथ था उसमें मैंने शुरू किया था, और जब दिसंबर वाला शुरू हुआ था उसमें मैंने तुम्हारा इस चैलेंज शुरू किया गया था। तो लास्ट के 30 डेज तुम्हारे पास नीट के लिए बचे हुए हैं, और इस समय पे मैं तुम्हें यही चीज मैं रीस्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज रीसिलेक्शन 26। ठीक है, ये तुम्हारे लिए मोर देन अ चांस है। मोर देन अ चांस इसका मैंने नाम रखा है, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके एवरेज स्कोर रहे
हैं या फिर जिनके बॉर्डर लाइन पर मार्क्स रहे हैं, उनके लिए एक री चांस है, तुम्हें एक दोबारा मौका दिया जा रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने का और अपने आप को प्रूव करने का। जो इस शीट को 30 डेज के अंदर फॉलो कर लेते हैं ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट इसमें एक छोटी सी क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि इसमें हर एक दिन में टिक लगना चाहिए। टिक में क्या है कि देखो, तुम्हें इसमें डेट डालना है, तुम्हें इसमें मेडिटेशन है, तुम वॉकिंग करते हो वो करना है, तुम्हें बायो रिवीजन, केमिस्ट्री रिवीजन, फिजिक्स रिवीजन, वीक एरियाज के ऊपर 2 से 5 तुम टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, जी में से क्वेश्चन और रिवीजन ऑफ योर मिस्टेक नोटबुक। अगर तुम इसको कर रहे हो तो टिक करो, नहीं कर रहे हो तो क्रॉस करो, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, ये चीज मैं तुम्हारे साथ खुद बैठ के करूंगा, मतलब कि मैं डेली बेसिस पे रात में तुम्हें अपनी शीट में तुम्हें भेज दूंगा, आज मैं रात में भेज दूंगा और तुम्हें आज और हर डेली बेसिस पे तुम्हें मुझे शीट भेजनी है, ठीक है। और तुम्हें दिखाना है कि तुम ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं भी तुम्हें भेजूंगा और तुम्हें भी मुझे बताना है मेरे टेलीग्राम आईडी पे जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें मुझे भेज दो कि हाँ भाई हमने शीट बना दी और ये चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। अगर तुम इस चीज को फॉलो कर रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हर लास्ट के 1 महीने में मेरे साथ मोर देन 200 प्लस बच्चों ने ये चीज मेरे साथ फॉलो करी थी और इसमें से मैक्सिमम बच्चों का मैंने सिलेक्शन देखा है और दिखाया भी है। उसमें से जो मेरे 10 बच्चे थे, 10 में से मैंने 9 का सिलेक्शन भी कराया था और उस 10 के 10 बच्चों ने ये चीज फॉलो करी है। कमेंट में लिख सकते हो द चैलेंज इज एक्सेप्टेड, ठीक है। ठीक है, अब देखो तुम में से जो बच्चा मेरे से कह रहा है कि भैया अपनी मेंटरशिप के बारे में बता दो, और जो भी बच्चे 11th में अभी जाने वाले हैं, हफ्ते के अंदर मैं सारी की सारी वीडियोस होगी वो मैं डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। और जिसको मेरी मेंटरशिप लेनी है या फिर जिसको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, तुम एक बार मेरे से पूछ लेना, मतलब मेरे टेलीग्राम आईडी पे मेरे से पूछ लेना, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन सारे आंसर अपने वीडियो में बता दूंगा। और जो 11th के बच्चे जितने भी, उनके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सो दैट वो अपना पहले अटेम्प्ट के अंदर ही अपना नीट में सिलेक्शन ले सके और जो 11th में जो उनको दिक्कत होती है वो उनको ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी कमेंट में लिख देना द चैलेंज इज एक्सेप्टेड। तब तक के लिए बाय।